गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 10 द इलेक्ट्रोल प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज हम ये लेसन पूरा फिनिश कर देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें टेक्स्ट बुक पेज नंबर 78 का पढ़ना है। क्या दिया टॉपिक में? निवडणूक प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। मतलब देखिए इलेक्शन के प्रोसेस किस तरह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है स्टूडेंट? पहला पॉइंट पे क्या दिया है? मतदारसंघाची निर्मिती, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब क्या होता है, मतदार संघ मतलब क्या होता है। हमने बहुत बार ये वर्ड सुना है। क्या होता है, उसका काम क्या होता है, या किस तरह से क्या होता है एक्चुअल में, इसको कौन डिसाइड करता है? मतदार संघ। मतलब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं लोकसभा इलेक्शन की बात करूँ, ओके, कौन से लोकसभा, जहाँ पे हमारे टोटल 543 सीट्स होते हैं। कितने होते हैं? 543 सीट्स होते हैं। मतलब टोटल 543 क्या हो गया, हमारी कंस्टिट्यूएंसी हो जाएंगी। उसमें क्या हो गए? अब 543 कंस्टिट्यूएंसी में अगर हम नागपुर में रहते हैं, मैं आपको नागपुर का एग्जांपल समझा दूंगा। नागपुर का एक कंस्टिट्यूएंसी आ गया, ओके, जहाँ पे नागपुर का ग्रामीण भाग भी आ गया, नागपुर का शहरी भाग भी आ गया, ओके। ये पूरा मिला के क्या होगा? एक नागपुर का कंस्टिट्यूएंसी होगा। ये कंस्टिट्यूएंसी कौन डिसाइड करता है? उधर के पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होता है कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ओके। उसके हिसाब से क्या होता है? लोकसभा का इलेक्शन डिसाइड होता है। कभी कभी किसी कंस्टिट्यूएंसी में कैसा होता है कि बहुत बड़ा रीजन होता है और वहाँ पे लोग बहुत कम होते हैं वोट करने वाले, ओके। जैसे कि अगर मैं लद्दाख का एक एग्जांपल ले लूँ, है ना, लद्दाख की पोर्शन बहुत बड़ा है बट वहाँ का जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। तो उसमें किस तरह से इलेक्शन कराना, उसको कैसे डिवाइड करना, ये काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का, ओके। या मैं चांदनी चौक जो दिल्ली में एक बहुत फेमस प्लेस है, या हमारा मैं महाराष्ट्र का मुंबई का दे दूँ, तो चांदनी चौक जैसे कि एक कंस्टिट्यूएंसी हो गया, तो चांदनी चौक का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एरिया बहुत कम है, तो उसको किस तरह से प्रॉपरली मैनेज करना है इलेक्शन, ये काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। तो टोटल हमारे इंडिया में कितने कंस्टिट्यूएंसी हो गए? 543 कंस्टिट्यूएंसी होंगे। अब 543 कंस्टिट्यूएंसी में से विनर हमें कितने मिलेंगे? 543। बट इलेक्शन कितने लोग लड़ेंगे? थाउजेंड्स ऑफ, 10,000 ऑफ, लाख लोग इलेक्शन लड़ेंगे, तब जाके क्या होगा? हमें 543 विनर्स मिलेंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं नागपुर कंस्टिट्यूएंसी की बात करूँ, अगर लोकसभा इलेक्शन के लिए, जैसे कि बीजेपी है, एक बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने किसी आदमी को टिकट दे दिया, कांग्रेस ने किसी आदमी को टिकट दे दिया, शिवसेना ने किसी आदमी को टिकट दे दिया, एनसीपी ने किसी आदमी को टिकट दे दिया, ओके। ऐसे अलग अलग लोग क्या होंगे? लोग किसी आदमी को टिकट दे देंगे। फिर मैंने कल आपको डिटेल में समझाया था कि अगर किसी आदमी को, अगर उसके पार्टी से टिकट नहीं मिलता, उसको लगता है कि हाँ मैं भी इलेक्शन जीत सकता हूँ, तो ऐसे आदमी क्या होते हैं? ऐसे कुछ पर्सन इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं ना, जिसको हम अपक्ष उम्मीदवार होते हैं। तो ऐसे सब लोग मिलके इलेक्शन लड़ते हैं, ओके। तो क्या होता है? इलेक्शन लड़ते हैं, वो इलेक्शन जीतता है, उसमें से कोई भी एक है। तो ये आज हमारा ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? मतदार याद्या निश्चिती, मतलब फाइनलाइजिंग वोटर लिस्ट। मतलब क्या होता है? जो भी वोटर लिस्ट है, ओके, वोटर लिस्ट को फाइनलाइज करना, मतलब कौन से नए वोटर्स ऐड हुए, कौन से वोटर्स को निकाला गया है ना, कौन से वोटर्स ने, किसी ने अगर अपना कोई एड्रेस चेंज करा देता है तो उसको हम वैसा मेंशन करते हैं, तो ये सब फाइनलाइज करते हैं। थर्ड क्या है? उमेदवाराकडून नामांकन पत्र व छाननी, ये थर्ड पॉइंट हो गया मेरा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड स्क्रूनिटी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स। मतलब देखिए कल मैंने इसमें डिटेल बताया था कि अगर कोई भी है ना, इलेक्शन तो कोई भी आदमी आज के टाइम में खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, बट वो आदमी उसके लिए एलिजिबल है क्या नहीं, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए एलिजिबल है क्या नहीं, तो उसके लिए भी क्या होता है? उसके लिए भी एक उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ओके। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर जो कैंडिडेट होता है ना, उम्मीदवार जिसको बोलते हैं मराठी में, वो कैंडिडेट क्या करता है? उसको फॉर्म फिल करता है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन चेक करता है कि ये आदमी किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं है, ये आदमी के पास कोई अवैध संपत्ति तो नहीं है ना, ये आदमी का कभी कोई नाम किसी क्रिमिनल चीज़ में आया तो नहीं है। तो ये सब काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, क्योंकि मैंने आपको कल ही पूरा डिटेल में समझा दिया कि अगर किसी ने, अगर कोई क्रिमिनल को अगर कोई टिकट मिलता है ना, तो ऑलरेडी हमारे सोसाइटी के लिए धोखा होगा, और उसके अगर उसके हाथ में अगर कोई सत्ता आ गई तो और ज़्यादा क्या होगा? क्रिमिनल चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, निवडणूक प्रचार। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है ना। क्या बोलते हैं, इलेक्शन कैंपेन। अब देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है इलेक्शन कैंपेन, क्या होता है। देखिए ये हो गया, कंस्टिट्यूंसी डिक्लेयर होगी, लिस्ट बन गई, ओके, जो भी कैंडिडेट है उनका क्या हो गया, एक फाइनलाइजेशन हो गया, ओके। अब देखिए निवडणूक प्रचार, जिस तरह से इलेक्शन का डेट्स डिसाइड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, हर कैंडिडेट को 15 से 20 दिन दिए जाते हैं उनका पर्टिकुलर क्या करने के लिए, कैंपेन करने के लिए, ओके। मतलब वो लोग आपका उनको मैनिफेस्टो समझाते हैं, है ना। जब अगर देखिए, अगर आज मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ नेक्स्ट आने वाले, तो क्या होगा, मैं आपको अपना मैनिफेस्टो समझाऊंगा कि मेरा उद्देश्य क्या है ना। मैं आप सोसाइटी के लिए क्या अच्छा चीज कर सकता हूँ, ओके। ये सब मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको मेरी चीजें पूरी समझी, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट रहा, तो भी चल के क्या करोगे, आप मुझे वोट दोगे, है ना। अगर मैंने इलेक्शन का नॉमिनेशन भर लिया, अगर मैंने कैंपेन ही नहीं किया मेरे नाम का, ओके, तो क्या होगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये पर्सन, ये नाम का पर्सन इस सिंबल से खड़ा हुआ है या इस पार्टी ने इसको टिकट दिया है। तो इलेक्शन कैंपेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसके लिए क्या होता है, हर गवर्नमेंट हर कैंडिडेट को 15 से 20 दिन का समय देती है, जिसमें वो क्या करते हैं, रैलियाँ करते हैं, लोगों से जाके मिलते हैं, ओके, अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसको खड़े होते हैं उनसे जाके मिलते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं कि अलग अलग लीडर्स हमारे तरफ आते हैं, है ना। हमें उनके वो क्या, हमारे एरिया में वो क्या करते हैं, सभा लेते हैं, हमें उनका उद्देश्य समझाते हैं कि उनका क्या है, अगर उनकी पार्टी आई तो वो सोसाइटी के लिए क्या चीज़ अच्छी करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, प्रत्यक्ष मतदान। ये फिफ्थ क्या हो गया, एक्चुअल वोटिंग। देखिए जिस दिन वोट होता है ना, जिस दिन इलेक्शन डे होता है, तो उस दिन क्या होता है, ज़्यादातर ऐसा अभी प्रोविजन कर दिया है कि जो भी ऑफिसेस है उनको क्या दिया है, उस दिन उनको छुट्टी दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, है ना। तो वोटिंग तो इम्पोर्टेंट है, हम सब ने भी वोटिंग करना चाहिए, ओके। अगर आप बड़े हो गए तो आपको ही वोटिंग करना चाहिए 18 साल के बाद। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया। मत मोजनी 6 हो गया, ओके। काउंटिंग ऑफ वोट, हाँ, अगर इलेक्शन होता है ना, तो क्या होता है, काउंटिंग ऑफ वोट करते हैं, उसके इससे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा इलेक्शन, कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सा इलेक्शन कैंडिडेट हार रहा है। नेक्स्ट क्या है, निवडणुकाचे निकाल। मतलब ये सब हो गया, वोट काउंट हो गए। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे कि ये इस कंस्टिट्यूंसी से, इस मतदार संघ से ये आदमी क्या हुआ, जीत गया है इतने लाख वोटों से, ओके। तो ये सब किसका काम है, ये पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और लास्ट में क्या आता है, निवडणुकी संबंधीचे वादाचे निराकरण, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन। मतलब देखें स्टूडेंट कि अगर इलेक्शन होता है, ओके, जैसे कि अगर नागपुर कंस्टिट्यूंसी से हो गया, अगर कोई कांग्रेस कैंडिडेट जीत गया, ओके, बट क्या हुआ कि जो बीजेपी कैंडिडेट है उसने उसके ऊपर केस कर दिया कि इसने इलेक्शन के समय कोई इनलीगल वे से, है ना, या कोई मिस यूज करके क्या किया, इसने इलेक्शन जीता है। तो क्या होगा, अगर उसने उसके अगेंस्ट में केस कर दिया, तो ये सब को वेरीफाइड क्रॉस चेक कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। हाँ, अगर वो बीजेपी कैंडिडेट की बात सही होती है तो क्या होगा, उसका जो विनिंग प्रोसेस है, जो कांग्रेस कैंडिडेट जीतता है उसका विनिंग प्रोसेस कैंसिल किया जाता है, फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में री इलेक्शन होता है, ओके। तो ये सब का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। होप सो स्टूडेंट आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से लिखना है। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपकी बुक का, आचार संहिता म्हणजे काय, व्हॉट इज कोड ऑफ कंडक्ट, ओके। तो देखते हैं, भारतातील निवडणुका जास्तीत जास्त खुल्या व न्याय वातावरणात होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्रपणे ज्या उपाययोजना राबवल्या आहेत त्यात आचारसंहिता कोड ऑफ कंडक्ट समावेश करता येईल। देखिए क्या बोला गया है, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन हैज एडॉप्टेड सर्वल मेजर। देखिए जब भी हमारे इंडिया में कोई भी लेवल का इलेक्शन होता है, ओके, तो वो इलेक्शन डेमोक्रेसी के लिए या इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इलेक्शन एकदम फ्री एंड फेयर वे से होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब देखिए जब इलेक्शन होता है तब उसमें जो भी कैंडिडेट होता है, ओके, तो उसने जो भी इलेक्शन कमीशन ने जो भी लॉज लगा के रखे हैं, है ना, उस लॉज को पर्टिकुलरली फॉलो करके ही इलेक्शन लिया जाता है ना। मतलब ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम कोई भी कैंडिडेट आपको लालच नहीं दे सकता है कि आप उसके फेवर में वोट करो, तो वो आपको पैसे बांटेगा या वो आपको मोबाइल बांटेगा। हाँ, वो वादे कर सकता है, ओके। देखिए स्टूडेंट, वो आपको वादे कर सकता है, वो अपना मैनिफेस्टो बता सकता है कि हमारा अगर हम जीतते हैं तो हमारी पार्टी पब्लिक के लिए ये काम करेगी, बट ये
वो ये नहीं बोल सकता है कि हाँ अगर मैं जीतूंगा तो मैं आपको हर एक बच्चों को मोबाइल फ्री में बांटूंगा, हर बच्चों को लैपटॉप फ्री में बांटूंगा, या बिफोर इलेक्शन वो ये नहीं कर सकता कि हर हर घर में मोबाइल बांटना चालू कर दे, हर घर में पैसे बांटना चालू कर दे, हर घर में कोई भी घर रिलेटेड चीज़ें बांटना चालू कर दे। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा किसी को समझ में आता है कि आदमी गलत चीज़ें कर रहा है ना, तो उसका क्या होता है, उसका जो उम्मीदवारी है ना, वो उसका कैंसिल भी हो सकता है। Okay, the code of conduct is one of the measures adopted by election commission in the last few decades. The election commission has used its power to control malpractices during election. तो देखिए स्टूडेंट, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, ये जो पॉलिसी है वो इलेक्शन कमीशन ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी को क्या किया, अडॉप्ट किया है। ओके, जो ड्यूरिंग द इलेक्शन, मतलब पूरा इलेक्शन के टाइम में जब से क्या होता है, इलेक्शन के डेट्स डिक्लेयर होते हैं, फिर क्या करता है वो कैंडिडेट अपना इलेक्शन का कैंपेन करना स्टार्ट करता है। तो ड्यूरिंग द कैंपेन वो जो ये है क्या है, जो कैंडिडेट है वो लोगों को बस ये अपने वादे बता सकता है, हाँ वो लोगों को कोई भी चीज़ें बांट नहीं सकता, पैसे बांट नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, ये सब चीज़ें करना एक गलत प्रैक्टिस हो गई। ओके, the code of conduct explains the rules that be followed by government, political parties and voters before election and during election. तो देखिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है मतलब आचार संहिता है, आचार संहिता के थ्रू जो भी गवर्नमेंट है, ओके, हमने इसके पहले देखा था जो इलेक्शन कमीशन है, ओके, इलेक्शन कमीशन है खुद का एक इंडिपेंडेंट है। देखिए तो क्या होता है कि हमने इसके पहले देखा था कि जो इलेक्शन कमीशन होता है उस पर कोई भी गवर्नमेंट का, कोई भी कैंडिडेट का प्रेशर नहीं रहता है, वो क्या होता है इंडिपेंडेंटली वर्क करता है ना। तो उस पर इतना पावर है इलेक्शन कमीशन में कि कोई भी कैंडिडेट का अगर उसको ध्यान में आता है कि ये कैंडिडेट गलत अपना कैंपेन कर रहा है ना, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहा है, लोगों को लालच दे रहा है, ओके, तो क्या होता है उस टाइम में उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, उस पार्टी के अगेंस्ट क्या होता है स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। और ये किसको अधिकार है, ये पूरा अधिकार किसको है, इलेक्शन कमीशन को है। एंड ओके, तो देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से कैंडिडेट के लिए कुछ ये रहते हैं रूल्स रहते हैं, वैसे हम जो वोटर्स हैं है ना, हमारा काम क्या होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन डे वोटिंग करने जाना। तो हर दिन यानी सपोज कि ये महीने की अगर 10 तारीख को इलेक्शन है या नेक्स्ट महीने के 10 तारीख को इलेक्शन है, तो इलेक्शन का एक टाइम है ना, इलेक्शन का टाइम एक डिसाइड रहेगा, हमें उसी टाइम पे जाके क्या करना पड़ेगा, हमें वोट देना पड़ेगा। हम हमारे घर से, हम हमारे हिसाब से नहीं जा सकते कि जैसे कि इलेक्शन का टाइमिंग डिसाइड हो गया मॉर्निंग 7 से लेके तो शाम के 6 बजे तक, चलो टाइम डिसाइड हो गया, तो हमें उसी टाइम के बीच में जाके वोट करना है ना। हम हमारे हिसाब से नहीं जा सकते कि हम चले जाएंगे 7 बजे, हम चले जाएंगे कभी भी जाएंगे कभी भी आएंगे, है ना, नहीं होता है। हमें पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स दिया है ना, जैसे हमने कहा गया कि मैंने इसके पहले बताया था कि वोटर आईडी कार्ड क्या होता है, इसके प्रीवियस लेक्चर मैंने समझाया था कि जब हम वोटिंग करने जा रहे हैं तो हमें हमारे पर्टिकुलर आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ हमें हमारे साथ कैरी करना है ना। हम विदाउट आइडेंटिटी प्रूफ हमारी अगर आइडेंटिटी नहीं है ना, अगर मैंने बोल दिया कि मेरा नाम आदित्य तिवारी है तो मेरी पहचान क्या है, मेरे आइडेंटिटी प्रूफ से है। तो जब मैं इलेक्शन वोटिंग करने जाऊंगा तो मुझे मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ क्या रहेगा, मेरा वोटिंग आईडी, जो मुझे किसने इशू करा के दिया है, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ने। तो क्या होता है स्टूडेंट, तो जिस तरह से कैंडिडेट के लिए कुछ रूल्स होते हैं उसी तरह से हम वोटर्स के लिए भी कुछ रूल्स है जो क्या है हमें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। ओके, even the government cannot violate these rules due to the strict observation of the code of conduct. Last few election as common voters have become confident. तो देखिए इवन गवर्नमेंट भी क्या करता है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो रूल्स डिसाइड करके दिए रखे हैं उसको भी क्या सकता है, उसको भी लॉ को ब्रेक नहीं कर सकता। अगर वो लॉ को ब्रेक करता है तो उस गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट यानी रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, उसके खिलाफ क्या होता है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है ड्यूरिंग द इलेक्शन, है ना। जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट रूल कर रहा है इसके पहले, वो गवर्नमेंट भी क्या करता है, जब कोड ऑफ कंडक्ट चालू होता है तो वो कोई न्यू प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं कर सकता है, कोई न्यू चीज़ को सैंक्शन नहीं कर सकता है ना, कोई न्यू चीज़ को परमिशन नहीं दे सकता है। और देखिए स्टूडेंट, एक छोटा सा मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि जब भी इलेक्शन होता है ना, तब देखिए हमारे अगर सपोज अगर आप गार्डन है आपके एरिया में, तो गार्डन के में अगर कोई अच्छे से उन्होंने झूले लगा है, कुछ ग्रीन जिम है ना, छोटा सा एग्जांपल ले लो ग्रीन जिम का, तो आपके एरिया का जो भी वार्ड मेंबर होगा, क्या होता है उन्होंने ग्रीन जिम लगा रहता है तो उनका एक बोर्ड लगा रहता है कि ये पर्सन ने ये ग्रीन जिम अपने
इसमें लगाया है। तो क्या होता है, जब कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जब आचार संहिता लगती है, तो ऐसे जो भी बड़े लीडर्स हैं या जिनका नाम पब्लिकली आता है, तो उनके नामों के आगे क्या होता है, कोई तो भी ऐसा उनका एक नाम कवर कर देता है। ये चीज़ आप ऑब्जर्व करना कि उनके बैनर्स रहते हैं, उनके बैनर्स हटा दिए जाते हैं, उनके नाम को कवर कर दिया जाता है। मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम वो क्या होता है, वो कोई भी गवर्नमेंट है ना, कोई भी चीज़ों को वो दिखा नहीं सकते, वो बस उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं कि हमने ये लोगों को प्रोवाइड किया है, ऐसा प्रोवाइड किया है। वो कोई भी नए चीज़ों को सैंक्शन नहीं कर सकते गवर्नमेंट, कोई भी न्यू चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या हो रहा है, चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो देखिए, हमने इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट देखा था, आचार संहिता किस तरह से फॉलो होता है और हमें और कैंडिडेट को किस तरह से फॉलो करना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन के आगे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जब उन्हें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्हें कंडक्ट कराना पड़ता है। तो देखिए क्या बोला है, if we took into account the size of our country, the number of voters conducting election become a truly challenging task. मतलब क्या बोला है, आपल्या देशाच्या विस्तार व मतदारसंघा लक्षात घेता निवडणुका घेणे अतिशय आव्हानात्मक काम आहे। मतलब देखिए स्टूडेंट कि हमारा ये जो कंट्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स अवेलेबल है। ओके, तो इतने सारे लोगों का वोटिंग मैनेज करना ये क्या है, बहुत ही चैलेंजिंग काम है ना। अगर मैं बस नागपुर की बात करूँ तो नागपुर का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है ना, तो नागपुर में कितने सारे वोटर्स हैं। अब तो वोटर्स क्या, इलेक्शन कमीशन को कहा, उनको तो पूरा देश का वोटिंग देखना पड़ता है ना, तो ऑब्वियसली उनका क्या होगा, उनका बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा वो सब चीज़ें मॅनेज करना। निवडणूक आयोगाला कायद्याच्या चौकटीत राहून या आव्हानाचा सामना करावा लागतो। काही आव्हानांना येथे उल्लेख केला है। देखिए क्या बोला गया है, ड्यू टू दिस स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस कोड ऑफ तो क्या बोला है, द इलेक्शन कमीशन हैज टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द लॉ व्हाइल डीलिंग विद दिस चैलेंज। सम ऑफ चैलेंज मेंशन। तो देखिए उनको कुछ लॉ को फॉलो करना पड़ता है, कुछ चैलेंजेस यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए। तो फर्स्ट देखते हैं, निवडणुकामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार मोठ्या प्रमाणात होत आहे, तो रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अनेक उपाययोजना कराव्या लागतात। मतलब मिसयूज ऑफ मनी टेक्स प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक सर्वल मेजर टू स्टॉप सच मिसयूज ऑफ मनी। मतलब देखिए स्टूडेंट, जब इलेक्शन होता है तो जो कैंडिडेट होता है ओके, तो उनको अमाउंट खर्च करने की एक लिमिट रहती है। ओके, जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन है तो 25 लाख तक ही मैक्सिमम खर्च करेंगे। बट जो कैंडिडेट होते हैं ना, 25 लाख में कहा होता है, 25 लाख तो लीगल अमाउंट हो गया। इनलीगल वो करोड़ों से पैसा खर्च कर देते हैं इलेक्शन जीतने की। तो क्या होता है, तो जो इलेक्शन कमीशन है तो उनको ये इनलीगल जो वो पैसा खर्च करते हैं वो इनलीगल वे रोकना उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। ओके, क्योंकि वो पैसा एक टाइप का पूरा ब्लैक मनी होता है, क्योंकि वो ब्लैक मनी का उनके पास कोई हिसाब नहीं होता है जो कैंडिडेट होते हैं, तो वो अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं। वो लोगों को पैसा बांटते हैं, लोगों को चीज़ें बांटते हैं, लीकर के वे में वो लोगों को पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे जो भी गलत चीज़ें हैं ना, वो उनको रोकना, उनको ऑब्जर्वेशन करना। ओके, ये जो इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इनके हेल्प से क्या करते हैं, वो उस सब में ऑब्जर्वेशन रखते हैं। Many political parties give election tickets to candidates with criminal background. This result not only criminalization of politics, but the election commission also faces problem to ensuring that elections are conducted in free environment. काही उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असूनही ते राजकीय पक्ष त्यांना तिकीट देतात व ते निवडूनही येतात, त्यामुळे राजकारणाचे गुन्हेगारी तर होतेच, तो त्याच्यावर निवडणूक आयोगाला मुक्त राखण्यात अडचण येतात। मतलब देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि अभी बिहार इलेक्शन हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी क्या हो रहे हैं, क्रिमिनल्स को टिकट दे रही है। वो तो ऑलरेडी क्रिमिनल्स है, जब वो अगर इलेक्शन जीत के आएगा तो क्या करेगा, लोग तो उससे और ज़्यादा डरना चालू हो जाएंगे क्योंकि उसके हाथ में पावर आ जाएगा। तो इस तरह के क्रिमिनल्स को टिकट न देना और वो क्रिमिनल्स जीतना है ना, तो ये सब काम किसका है, इन सब पे वॉच करना किसका काम है, इलेक्शन कमीशन का। तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। अगर कोई क्रिमिनल अगर आपके सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या होगा, वो क्रिमिनल एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ावा देगा, ना कि आपको एक सेफ इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ये काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का। नेक्स्ट देखते हैं, निवडणुकामध्ये होणारी हिंसा आहे हेही एक मोठे आव्हान आहे।
निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या हिंसेचे प्रमाण वाढत आहे. हिंसा रोखण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेऊन निवडणूक आयोगाला मदत केली पाहिजे. Another major challenge is violence of during election. The extent of violence has increased significantly during election. All political parties should help the election commission control this violence. तो देखिए जब इलेक्शन होता है ना तब वायलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हिंसा बहुत ज़्यादा हो जाती है. हमने भी सुने आते हैं कि एक पार्टी के कुछ लोग कुछ कार्यकर्ते दूसरे पार्टी के कार्यकर्ते से क्या भिड़ जाते हैं और ये पब्लिकली क्या करते हैं, मारा पीटी चालू कर देते हैं. फिर ये क्या होता है, बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है. तो ये काम क्या है इलेक्शन कमीशन का. बट यहाँ पे जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनकी भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी भी एक मैच्योरिटी होती है कि जब भी इलेक्शन हो रहे हैं तो हमारे उनके रिस्पेक्टेड पार्टी के जो भी कार्यकर्ते हैं उनको क्या होना चाहिए, उन्होंने उनको एक स्ट्रिक्टली वार्निंग देकर रखना चाहिए कि ड्यूरिंग द इलेक्शन कोई भी क्या होना चाहिए, कोई भी एक हिंसा नहीं होनी चाहिए, मारा पीटी नहीं होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए. तो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का एक काम है उसी तरह से जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका भी काम है कि इलेक्शन को एक पूरा फ्रीली वे से मेंटेन रखने का. अब लास्ट देखते हैं, राजकारणावर आपल्याच कुटुंबाचा प्रभाव राहील यासाठी नातेवाईकांना निवडून उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे प्रातिनिधिक सदस्यामध्ये कौटुंबिक मतभेद निर्माण होऊ शकते. देखिए स्टूडेंट क्या बोला है, लास्ट देख लेते हैं आज का हम टॉपिक. टू रिमेन कंटेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ देयर पॉलिटिक्स लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट टू देयर ओन रिलेटिव. मतलब देखिए कुछ लीडर्स क्या होते हैं, वो बस अपना ही इन्फ्लुएंस चलना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं बस अपने रिलेटिव को, अपने लड़के को, अपनी लड़की को, है ना, फिर अपने जवाई को क्या करते हैं टिकट देना चालू कर देते हैं. इससे क्या होता है, इससे उनको ऐसा लगता है कि जो हमारा मतदार संघ है ना, या जो हमारा कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पे बस हमारा ही राज चलना चाहिए, हमारे ही परिवार का राज चलना चाहिए. तो क्या होता है अगर ऐसा होते गया तो क्या होगा, इससे नए नए लोगों को टिकट नहीं मिलेगा. तो जो नया टैलेंट है ना, तो ऐसा नया टैलेंट सामने नहीं आएगा. तो इस तरह का परिवारवाद रोकना ये भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है इलेक्शन कमीशन में. तो देखिए स्टूडेंट, होप सो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, आपको ये पूरे टॉपिक समझ में आ गए होंगे. आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा से स्टूडेंट्स आपको शेयर करना है, साथ में लाइक भी करना है.